रूम परफेक्ट नहीं है, सीटिंग सेंटर में नहीं है, या स्पीकर्स का जो गैप है वो अलाइंड नहीं है, ये लिविंग रूम सेटअप्स के साथ एक कॉमन इशू है। तो इसमें ना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं थोड़े बहुत कुछ क्विक टिप्स लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो एक ऐसे इम्परफेक्ट सेटअप के साथ परफेक्शन का एक सहारा ढूंढ रहे हैं। वो सहारा शायद मैं आपको आज दे सकूं इस वीडियो के अंदर में विद सम क्विक टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ योर सेटअप। जो भी आपका लिविंग स्पेस के अंदर आपने एक अपना होम सिनेमा सेटअप बनाया है, AVR बेस्ड सेटअप बनाया है, तो कैसे एक इम्परफेक्ट दिखने वाले सेटअप को नियर टू परफेक्ट साउंड करवाया जाए, उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपसे आज शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आई होप कि आपको वो टिप्स जो हैं वो यूज़फुल लगेंगी। कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ प्लेसमेंट ट्विक्स हैं, यही सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि उनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपने सिस्टम में फील होगी। और अगर फील हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए, और ना भी हो तो भी शेयर करिए। मे बी आप कुछ गलत कर रहे हो तो हम लोग आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 0 वो ये कि देखिए, रूम इम्परफेक्ट है और साउंड को परफेक्ट बनाना है, जैसे कि मैंने बताया, इसी के लिए AVR बना है। तो सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए। ये समझिए कि कैसे इस AV रिसीवर को, जिसे मैं पूरे सिस्टम का ब्रेन बोलता हूँ, मेरे बोलने से क्या, वो है ही ब्रेन सिस्टम का, तो उस दिमाग का इस्तेमाल किस तरीके से करना है अपने दिमाग के साथ। थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी, बिकॉज हिट एंड ट्रायल से ही सिस्टम में परफेक्शन आता है। आपको अपने कानों को भी थोड़ा सा ओपन मोड में रखना होगा। आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा, डिफरेंसेस को एनालाइज करना होगा, और आपको समझना होगा कि क्या चीज़ आपको सुनने में अच्छी लग रही है। उसके हिसाब से धीरे धीरे अपना सिस्टम अपना आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। तो जो सबसे पहले जो बेसिक फाउंडेशन है पूरे सेटअप की, वो है हमारे लेफ्ट एंड राइट स्पीकर की प्लेसमेंट। अब टेक्स्ट बुक अगर मैं रूल को फॉलो करूं तो उस हिसाब से तो लेफ्ट, राइट एंड MLP, मतलब लेफ्ट स्पीकर, राइट स्पीकर और MLP में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉलो होना चाहिए। मतलब लेफ्ट एंड राइट का जो गैप है वही गैप मेरा लेफ्ट और राइट का MLP का होना चाहिए। ऑब्वियसली ये चीज़ जो है रेगुलर लिविंग रूम्स के अंदर तो पॉसिबल हो नहीं सकती। पहले तो ये समझिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करने से होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करने से ये चीज़ एश्योर हो जाती है कि आपकी जो स्पीकर की इमेजिंग है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी, इन द सेंस कि वोकल्स आपके हो जाएंगे डेड सेंटर, और आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके लेफ्ट राइट मूव करते रहेंगे अराउंड दी वोकल्स। आपको एक फैंटम सेंटर वाली इमेज बन जाएगी आपको लेफ्ट एंड राइट स्पीकर के बीच में, कि मान लीजिए कोई सेंटर स्पीकर आपका रखा है, नहीं रखा है, फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको वोकल सेंटर से ही आएंगे। और जो लेफ्ट हैंड राइट स्पीकर है वहाँ से आपको जो बाकी का म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है अराउंड द वोकल्स, वो आपको मूव करता हुआ फील होगा। तो इसे एक अच्छी इमेजिंग कहलाई जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रंट स्टेज इमेजिंग, जहाँ पर सेंटर में वोकल्स लॉक हो गए और आपके बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके फ्लोट कर रहे हैं अराउंड दी वोकल्स। लेकिन ये चीज़ एक लिविंग रूम के अंदर तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लूँ अपने लेफ्ट एंड राइट स्पीकर के रिस्पेक्टिव में, अपनी MLP को इस तरीके से मैं एडजस्ट कर लूँ। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व की जाए? तो इस केस में हमें यूज़ करना होता है स्पीकर के एंगल्स को, लेफ्ट एंड राइट स्पीकर के एंगल्स को विद रिस्पेक्ट टू आवर MLP। हमें या तो स्पीकर को टो इन करना होगा या टो आउट करना होगा। मीन्स या तो एंगल करेंगे टुवर्ड्स माई ईयर्स या थोड़ा सा अवे फ्रॉम माई ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे ये क्लिप्स के RP 8000F रखे हुए हैं। अब मेरा भी जो रूम है ना वो एक तरीके से इम्परफेक्ट है। मेरी सेंटर इमेजिंग बिल्कुल इस रूम के सेंटर में है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो जस्ट सामने जो है मेरा सेंटर है, सीटिंग है बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये स्पीकर आपको दिखेगा
थोड़ा सा ज़्यादा एंगल्ड है एज कम्पेयर टू दिस वन। अदरवाइज अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करना होगा तो ये स्पीकर और थोड़ा मेरी सीटिंग के मान लीजिए कि दिस कुड बी रफली जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, शायद इतना बनेगा। तो अगर मैं या तो यहाँ बैठ जाऊँ और मैं दोनों स्पीकर्स को इस तरीके से एंगल कर लूँ कि ये मेरे जस्ट अराउंड माई शोल्डर ये जाए, एकदम भी पॉइंट ना करे, जस्ट अराउंड माई शोल्डर में जाए, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ मेरे को स्पीकर का जो ये एंगल है मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं या तो इसको अंदर की तरफ मूव करूँगा या से मैं बाहर की तरफ मूव करूँगा, मेरे को हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा बार 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 बार, जब तक ये चीज़ अश्योर नहीं हो जाती कि हाँ अब मेरे वोकल्स जो हैं वो सेंटर में लॉक हो चुके हैं। वोकल्स के अलावा जो मेरा म्यूज़िक है या मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेरे अराउंड दी वोकल्स मेरे फ्लोट कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स फर्दर रिफाइनमेंट। अब इसमें जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है वो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अब कम से कम ये चीज़ तो आपको इंश्योर करनी पड़ेगी भैया कि आपका जो ट्विटर है, लेफ्ट एंड राइट का जो ट्विटर हाइट है, दैट हैज़ टू बी ऑन द सेम लेवल। ऐसा नहीं है कि आपका एक जो स्पीकर है वो रखा हुआ है किसी शेल्फ के ऊपर और दूसरा स्पीकर फ्लोर पे रखा हुआ है, ट्विटर हाइट भी आपकी ऊपर नीचे है। इतना तो देखो मैनेज करना पड़ेगा आपको, मतलब कम से कम इतना तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा कि एटलीस्ट लेफ्ट एंड राइट का जो हाइट है स्पीकर्स का वो तो सेम लेवल पे हो। उसके बाद आप एंगल्स आप एडजस्ट करिए। उस केस में ज़रूरी नहीं है कि एक स्पीकर सीधा भी पॉइंट कर रहा है और एक स्पीकर कहीं और पॉइंट कर रहा है, इंटरनली एंगल्ड है तो दिखने में गंदा लग रहा है, भाड़ में जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनने में अच्छा है ना, दिखने में अच्छा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुनने में अच्छा है वो फ़र्क पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1, यहाँ से हमारा ग्राउंड सेट हो गया है कि हाँ अब हमारी कम से कम स्टीरियो इमेजिंग जो है हमारी वो परफेक्टली सेट हो गई है। वोकल्स अपने सेंटर में लॉक है, इंस्ट्रूमेंट्स लेफ्ट राइट में फ्लोट कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इस लेफ्ट एंड राइट स्पीकर की प्लेसमेंट को फिक्स करने के दौरान अगर आपको एस्थेटिकली वो चीज़ प्लीज़ नहीं कर रही ना तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब या तो आप एस्थेटिक देख लो, वहाँ पे सिमेट्री ले आओ, या फिर अपने साउंड को देख लो, बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके लिए मैक्सिमम पॉसिबल है सोल्यूशन, उसी के बेसिस पे आपको अपना फ्रंट स्टेज जो है वो लॉक करना है। मेन एजेंडा मैंने आपको समझा दिया कि अल्टीमेटली एक स्टीरियो ट्रैक प्ले करना है, उसमें एक वोकल हैवी ट्रैक प्ले करना है और उस केस में वोकल्स आपको सेंटर में लॉक होने चाहिए। बस ये चीज़ आपकी अचीव हो जाए। अब वो आपकी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली एकदम ड्रास्टिक तो नहीं होगा। बेसिक मैंने आपको रिक्वायरमेंट समझा दी कि आपके जो वोकल्स हैं दे हैव टू कम फ्रॉम द सेंटर व्हेन, जब आप कुछ स्टीरियो ट्रैक प्ले कर रहे हो तो उस केस में वोकल्स आपके सेंटर से ही आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको वोकल्स राइट से फील हो रहे हैं या कभी लेफ्ट से फील हो रहे हैं, वो चीज़ हो रही है तो दिक्कत है। और अगर ज़्यादा नैरो भी आप कर दोगे ना तो भी ये चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो मोनो साउंड बन जाएगा आपका। तो एक डिसेंट गैप तो लेफ्ट एंड राइट स्पीकर के बीच में चाहिए होगा, अदरवाइज आपको वो प्रॉपर इमेजिंग नहीं बन के आ पाएगी। अब जो मिनिमम रिकमेंडेड गैप है जहाँ पर ये मोनो वाला इशू नहीं आएगा वो आपका 6 to 7 फीट है। वैसे 7 फीट है बट बेयर मिनिमम तो 6 फीट तो है ही है मेरे हिसाब से। तो आप इतना गैप अगर मेंटेन करके आप इमेजिंग बना सकते हैं तो गुड लक। इससे कम में करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और फिर तो आपको अपनी सीटिंग को ही अलाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इमेजिंग बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बात करते हैं लेफ़्ट राइट की तो हो गई, अब आ गया हमारा सेंटर। तो एलसीआर की प्लेसमेंट का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है, जैसे कि लेफ़्ट एंड राइट का है वही सेम चीज़ आपकी सेंटर के साथ भी अप्लीकेबल है कि जी लेफ्ट एंड राइट स्पीकर जिस तरीके से ट्विटर दे हैव टू बी ऑन द सेम हाइट, लेफ्ट और राइट स्पीकर का ट्विटर सेम हाइट पे होना चाहिए। इसी तरीके से आपका बाय टेक्स्ट बुक रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन आपका सेंटर का भी ट्विटर जो है ना वो आपका लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से सेम हाइट पे ही होना चाहिए और स्पेशली आपके ईयर लेवल पे होना चाहिए। तो तीनों स्पीकर बोले तो लेफ्ट सेंटर राइट तीनों के ट्विटर सेम हाइट पे आ जाएं वो तो एक ही तरीके से पॉसिबल है जब आपका जो स्पीकर्स हैं वो या तो इन्वॉल्व हैं या फिर बिहाइंड द स्क्रीन है। उसी केस में आपके पास इतनी लिबर्टी हो सकती है कि जी आप तीनों स्पीकर को ईयर लेवल पे और सेम हाइट पे लेके आ सको। अब लिविंग रूम के अंदर तो ये चीज़ पॉसिबल है नहीं कि आप सेंटर को भी लेफ्ट एंड राइट के साथ
सेम हाइट पे ला सको, और ट्विटर जो है उनका तीनों का आप सेम लेवल पे लेके आ सको, ईयर लेवल पे लेके आ सको। ऑब्वियसली एक बारी को लेफ्ट एंड राइट को तो आप रेस कर सकते हो किसी भी तरीके से, लेकिन सेंटर को तो ऑब्वियसली वो टीवी के नीचे होगा, किसी कैबिनेट पर रखा होगा। तो उसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप उसको एंगल कर सकते हो टूवर्ड्स योर ईयर्स। आप ऐसा कर लोगे तो भी अपना काम जो है वो बढ़िया हो जाएगा। अब आप इसके अंदर एक चीज़ ये ज़रूर इंश्योर कर सकते हो कि जो आपके लेफ्ट सेंटर राइट स्पीकर है ना, हॉरिजॉन्टली दे आर ऑन द सेम एक्स एक्सेस, कि एक सीधी लाइन खींचें तो वो तीनों स्पीकर के ट्विटर के ऊपर से गुजर जाए, कि तीनों ट्विटर हॉरिजॉन्टली सेम एक्सेस पे हो। ये आप इंश्योर करो तो क्या होगा, फिजिकली आपके स्पीकर की प्लेसमेंट इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि टाइमिंग ना नेचुरली विदाउट कैलिब्रेशन भी आपको लगेगा कि हाँ, जो मेरे पास बेसिकली फ्रंट स्टेज की जो आपकी इमेजिंग बन के आई है काफ़ी स्ट्रांग बन के आई है। तो पहला तो हुआ हमारे लेफ्ट एंड राइट स्पीकर की प्लेसमेंट, जहाँ पर हमने सेंटर को लॉक किया, इमेजिंग लॉक करी अपनी सेंटर की वोकल्स की, और उसके हिसाब से हम आगे बढ़े सेंटर की तरफ। सेंटर के अंदर फिर हमने उस हाइट को रेस करके अपने ईयर की तरफ पॉइंट किया, सो दैट हमारा फ्रंट स्टेज जो है यहाँ पर हो जाए कंप्लीट। अब आ जाती है अगली बात। अब नेक्स्ट कंसर्न हमारा आ जाता है एकॉस्टिक ट्रीटमेंट। अब लिविंग रूम के अंदर तो एंड टू एंड एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो इस केस में मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कम से कम रिफ्लेक्शन पॉइंट्स को तो कवर कर लीजिए, और वो भी फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट। और फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट को ढूंढना बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको किसी डिटेक्टिव को हायर नहीं करना पड़ेगा। आपको चाहिए होगा एक मिरर, और मिरर को लेके आपको साइड वॉल पे थोड़ा सा मूव करना है, देखना है कि साइड वॉल पे आपके स्पीकर की रिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रही है। जहाँ पे आ रही है वही आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट है, उसी को आपको एब्जॉर्ब कर देना है। अब ये चीज़ जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप आग बंद करके किसी भी रूम साइज के लिए आप सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स पे उठा के एब्जॉर्बर्स लगा दो, ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। अगेन दिस इज सब्जेक्टिव टू कि आपका रूम साइज़ क्या है। अगर आप किसी छोटे रूम के अंदर ये सारे एब्जॉर्बर्स लगा दोगे तो आपका साउंड डेड हो सकता है। तो उस केस में क्या है, अगेन जैसे कि मैंने बताया यार, पेशेंस बहुत इन्वॉल्व है इसके अंदर, आपको हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा। आप स्टार्ट करिए अपने फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट से। उसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो मे बी आप ये कर लीजिए कि आप अपने स्पीकर के पीछे कुछ एब्जॉर्प्शन पैनल डाल लीजिए, ताकि आपका जो SBIR है, मतलब जो बाउंड्री इफेक्ट है, जो पीछे वाली वॉल से रिफ्लेक्शन होकर आते हैं आपके स्पीकर की तरफ वापस, उससे आपके जो मिड रेंज है वो आपका हर्ट हो जाता है, तो वो चीज़ आपकी हो जाए सॉल्व। और साथ में जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट से जो आपको प्रॉब्लम होगी कि एक तो डायरेक्ट साउंड आया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास आया, तो वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो वहाँ से आपको साउंड की टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा कर देने से, स्पेशली फॉर अ स्मॉल रूम, अगर किसी छोटे रूम में आप ये काम कर दोगे ना, तो पॉसिबली स्पेशली जो अपर मिड्स और आपकी जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ड्राई हो सकती है। तो दिस इज़ अगेन सब्जेक्टिव टू रूम साइज। तो आपको बेसिकली फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट आपने लगाया, ठीक है ना, और उसके बाद अब आगे मूव करेंगे। आप फिर देखेंगे कि तीनों स्पीकर के आपने फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स ट्रीट कर दिए, उसके बाद आपको फ्रंट वॉल का भी आपने कर दिया, फिर रियर वॉल के अंदर भी आप अबव द ईयर्स आप छोटे पैनल्स आप एब्जॉर्प्शन के लगा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि रूम बड़ा है, मान लीजिए कि जो आपकी सीटिंग है, सीटिंग से जो सराउंड स्पीकर्स हैं वहाँ पर अगर अच्छा गैप है, फॉर एग्जांपल अगर 4-5 फीट का गैप है, तो वहाँ पर आप डिफ्यूजन पैनल भी लगा सकते हो। अब डिफ्यूजन पैनल लिविंग रूम के हिसाब से ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भद्दा सा दिखने वाला डिफ्यूजन पैनल लगाना है। और सेम थिंग गोज़ फॉर एब्जॉर्प्शन पैनल्स। आज के डेट में ना आपके एब्जॉर्प्शन पैनल्स ऐसे भी आते हैं कि आप उसे किसी भी शेप में बनवा सकते हो, उस पर किसी भी तरीके की कोई आर्ट आप बनवा सकते हो, कोई पेंटिंग आप बनवा सकते हो। फ़ोटोज़ में दिखा देंगे आपको या लिंक शेयर कर देंगे। तो उस तरीके के कुछ एब्जॉर्प्शन पैनल्स आप जो है ना अपने इंटीरियर से ब्लेंड करते हुए आप अपने स्पेस में यूज़ कर सकते हो। और सिमिलरली डिफ्यूजन पैनल्स के अंदर भी आपको बड़े अच्छे गुड लुकिंग वुडन फिनिश के अंदर आपको डिफ्यूजन पैनल्स मिल जाएंगे। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड ऑरल एक्सचेंज। ऑरल एक्सचेंज करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको बहुत सारे एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन पैनल मिल जाएंगे। हालांकि शायद आपको थोड़े से उसमें कॉस्टली पैनल्स भी दिखाई देंगे, बट आप डिफ्यूजन की तरफ फिर भी ना जाओ एक बारी को मैं कहूँगा। लेकिन फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए ना, जो मैं आपको ये एब्जॉर्प्शन पैनल्स बता रहा हूँ, जो आपके रेडीमेड पैनल्स आते हैं, जो आप अपने हिसाब से आप उनको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव। आप उससे आप स्टार्ट करिए और फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स को एटलीस्ट आप कवर करिए, तो आपके साउंड में टाइमिंग का इम्प्रूवमेंट आपको
100% फील होगा। और इसके अलावा अगर आपका फ्लोर अगर बेयर है कि मार्बल है आपका फ्लोर या कुछ भी फैंसी फ्लोर है ना, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर कोई कारपेट लगाओ। या तो अगर आप पैशनेट हो चीज़ों को लेके तो कहीं ना कहीं आपको जस्ट स्पीकर लगा देने से तो बात नहीं बनने वाली। ऐसे अच्छा तो आप साउंड बार लगाओ और फुल वॉल्यूम पे प्ले करके मज़े लो। अगर आपको सिस्टम की प्रॉपर पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है, कम से कम एक फ्लोर पे आप बेयर मार्बल फ्लोर है या बेयर कोई ऐसा रिफ्लेक्टिव फ्लोर है तो वहाँ तो कम से कम एक रग तो आप कम से कम प्लान कर सकते हो ना। उसमें तो कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं होगा, थोड़ी बहुत सफाई करनी पड़ेगी, हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो कोई बहुत बड़ी अड़चन तो नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जिससे ओवरऑल इम्पैक्ट में ना बहुत फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करिए और आप देखिए कि क्या एक्सपीरियंस आपका चेंज हुआ या नहीं हुआ। होगा, 100% होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ सेटिंग रिलेटेड कंसर्न्स पे। अब मान लीजिए आपने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली, तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वाकई में एक तरीके से मैं कहूँगा कि हाफ ऑफ दी जो वॉर है आपने वो विन कर लिया है। आपका इस टाइम पे फाउंडेशन जो एकदम सेट हो चुका है। अब हमें हेल्प लेनी है मशीन ब्रेन की। अब बात करते हैं कुछ AVR बेस्ड सेटिंग्स की। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि जो ऑडिसी कर रहे हैं ना आप लोग, मैंने नोटिस किया है कि बहुत से लोग ना ऑडिसी को ठीक से करना ही नहीं जानते। आज भी कितनी बारी वीडियो में पीछे बता चुका हूँ ऑलरेडी, स्पेशली एक वीडियो तक बनाई हुई है ऑडिसी कैलिब्रेशन बेसिक मेजरमेंट कैसे ली जाती है। बहुत ही आसान है, उसके अंदर कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, तो ये आ गया स्टैंड। मैं बड़ा ही सरप्राइज हूँ कि बहुत से लोगों को जो है ना ऑडिसी की ठीक से मेजरमेंट लेनी नहीं आती। वो गालियाँ बकते हैं ऑडिसी को कि बेकार है, पूरे साउंड की ऐसी तैसी मार देती है, इससे अच्छा तो मैं मैनुअली कैलिब्रेशन कर लेता हूँ। अगर आप ख़राब तरीके से करोगे कैलिब्रेशन और ऑडिसी सिस्टम की मदर इक्वल टू सिस्टर कर रहा है, ये जो गाली दे रहा है कोई, तो यार ये ऑडिसी की गलती नहीं है ना, तो हमारी कमी है ना। हम उसके दिए हुए स्टेप्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे और फिर भी इशू आ रहा है तो देन ऑडिसी इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। उसको गाली बक के कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली ऑडिसी की कैलिब्रेशन करने के लिए आपको ये समझना है कि जब ऑडिसी कैलिब्रेशन आप करते हो ना, तो उसमें वो हमसे 8 डिफरेंट पॉइंट्स को मेजर करने के लिए बोलता है कि 8 डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे वो माइक्रोफोन रखने के लिए बोलता है। अब हम क्या करते हैं कि एक माइक्रोफोन मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन मेरी ये है, एज़ पर दी ऐप मैंने यहाँ रखी। अब दूसरी मेरी यहाँ है, तीसरी मेरी तीसरी सीट पे है, और ऐसे मेरे पूरे रूम में अगर 8 सीट है तो मैं 8 अलग अलग सीटों पे जाके माइक्रोफोन रख देता हूँ। दिस इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे ये है कि ये जो आपकी पोजीशन 1 हो गई, पहली बात तो जो माइक है इट हैज़ टू बी एट योर ईयर लेवल। जो माइक की टिप है ना वो बिल्कुल ईयर लेवल पे होनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल। इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं है। अगर आपके बस की नहीं है तो आप रहने दो। आप इसके ऊपर आप 10,000 रुपये खर्च करवाओ और बुलाओ एक इंटीग्रेटर को कैलिब्रेशन करवाने के लिए। सच बता रहा हूँ, सिर्फ इसी के लिए ना काफ़ी लोग 10-15 हज़ार रुपये यूँ ही खर्च कर देते हैं। कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई भी कर सकता है। आपके बच्चे को ये वीडियो दिखा देना, मैं गारंटी देता हूँ वो बड़े शौक से कर देगा। अगर आपकी बस की नहीं है तो ललकार रहा हूँ मैं, हाँ। तो बेसिकली बहुत सिंपल है यार। आप माइक्रोफोन उठाओ, अपने वो रॉकेट लॉन्चर, मैं एक वीडियो देखो कमेंट में टैग कर दिया हमने, उसको देखो कैसे रॉकेट लॉन्चर बनता है। उसके ऊपर आपको माइक को टिकाना है। आपको बस ये इंश्योर करना है कि जो आपका माइक्रोफोन है वो आपके परफेक्ट ईयर लेवल पे है। और आपको पोजीशन फर्स्ट रखनी है आपकी सीट, जो मेन सीट है जहाँ पर आप सुनते हो उसका सेंटर, ठीक है। उसमें आपको मतलब सेंटर से मेरा मतलब है दोनों कानों के बीच में रख लो उसको आप। ये हो गई आपकी पोजीशन 1। आप जब देखोगे ना पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक उसमें पोजीशंस होंगी। जितना ज़्यादा मेजरमेंट लोगे उतना अच्छा है। आप हार के ये मत कर देना कि यार बस 3 मेजरमेंट हो गई इसके बाद आप कह रहा है इनफ है, इतना ही करते हैं। नहीं, आप पूरी मेजरमेंट लो। और सबसे बड़ी बात कि मेजरमेंट लेने के टाइम पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। जितना ज़्यादा साइलेंस होगा उतना परफेक्ट रिजल्ट आएगा। जितना वहाँ पे एम्बियंट नॉइज़ होगी उतनी ही प्रॉब्लम होगी। सो नंबर 1 कि आपको चाहिए आपका ऑडिसी का माइक्रोफोन एट योर ईयर लेवल। नंबर 2 आपको चाहिए पिन ड्रॉप साइलेंस। और नंबर 3, अब आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली कि जो ये हमारी पोजीशन फर्स्ट है ना, पोजीशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोजीशन है, वो पोजीशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में शुड नॉट बी फार्दर दैन 60 सेंटीमीटर अवे। मैं वीडियो में ये चीज़ स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो ये मान लो मेरी पोजीशन फर्स्ट है, ये मेरी पोजीशन सेकंड है, ये मेरी पोजीशन 3 है,
ये मेरी पोजीशन 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 या 8 है, तो ये 8 की पोजीशन जो है ना, 8 पोजीशन मतलब अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, जो बाकी की 7 पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पोजीशन शुड नॉट बी फार्दर देन 60 सेंटीमीटर, अदरवाइज वहां पे डेविएशन आ जाएगा मेजरमेंट के अंदर में, ऑडिसी वहां पे सारे सिस्टम को गड़बड़ा देगा। तो आप इस चीज का बहुत खास तौर पे ध्यान रखें। 8 पोजीशन के अंदर फर्स्ट के हिसाब से 7 पोजीशन 60 सेंटीमीटर से दूर नहीं होनी चाहिए, और साथ में जितनी भी पोजीशंस के ऊपर आप मेजरमेंट ले रहे हो, हर केस में जो आपका माइक्रोफोन है वो ईयर लेवल पर ही होना चाहिए, ईयर लेवल पर ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा करने के बाद जब आप ऑडिसी रन करोगे तो देखो, आप अगर अब की बार ऑडिसी से आपको रिजल्ट नहीं आया तो आप मुझे गाली बकना, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये जरूर होगा कि आपको बेस में ऑडिसी जो है परेशान करेगा, वो एक इशू है, वहाँ आप ऑडिसी को गाली बको कि ऑडिसी हमेशा जो है ना वो बेस की ऐसी तैसी कर देती है, बट आपकी जो डिस्टेंसेस हैं, आपके स्पीकर के लेवल्स हैं, वो एक हद तक वो बहुत अच्छे से मैनेज कर देगी। अब आ जाते हैं बेस के ऊपर। ये एक प्रॉब्लम है जो ऑडिसी के केस में है कि ऑडिसी जो है ना बेस को किल कर देता है मोस्टली। वहाँ आप ऑडिसी को गाली बक सकते हो, कोई इशू नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसका सोल्यूशन है, सिंपल ही सोल्यूशन है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकली चीज़ों को लेके नहीं चल रहे, आई मीन ऑब्वियसली सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप जो ये पूरी आपने कैलिब्रेशन की थी डायरेक्ट AVR में लगा के, उसकी जगह आप मल्टी क्यू एडिटर एप्लीकेशन के थ्रू वो कैलिब्रेशन करो और एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी, वो फाइल हमें भेज दो, हम आपसे थोड़े से पैसे लेंगे और सब कुछ एकदम फैंटास्टिक, आपको पूरी कैलिब्रेशन की कैलिब्रेटेड फाइल जो है वो आपसे हम शेयर कर देंगे थ्रू RAW। या फिर मान लीजिए कि आपको पैसे नहीं खर्च करने, अभी मूड नहीं है, या आपको लग रहा है कि यार ऑडिसी से इतना बढ़िया हो गया, पहले इसी से थोड़ा मज़ा लिया जाए और बेस में कुछ इंप्रूवमेंट वैसे मिल जाए फ्री में, वाई नॉट, डेफिनेटली। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप जाके चेक करिए कि आपके ऑडिसी ने सेटअप में जाइए, सेटअप में जाने के बाद जाइए आप स्पीकर्स में, स्पीकर के बाद जाइए आप मैनुअल सेटअप पे, मैनुअल सेटअप के अंदर जाने के बाद अगर आप पुराने डेनोनियम ब्रांड्स के AVR यूज़ कर रहे हैं तो आप देखिए स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में, स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपके फ्रंट स्पीकर्स लार्ज है तो उन्हें कर दीजिए स्मॉल, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं नए वाले डेनोनियम ब्रांड्स के भी रिसीवर, लेट्स से कि 800 सीरीज़ या सिनेमा सीरीज़ ऑफ मरांड्स या 800 सीरीज़ ऑफ डेनॉन, तो आप जाइए अगेन सेटअप में, स्पीकर्स में, मैनुअल सेटअप में, क्रॉस ओवर के अंदर। और क्रॉस ओवर के अंदर अगर आपके फ्रंट स्पीकर या कोई भी स्पीकर अगर फुल रेंज में है, यहाँ पे लार्ज नहीं होगा, यहाँ पे फुल रेंज होगा, तो अगर फुल रेंज में है, अगर तो वो टावर स्पीकर है तो उसे आप कर दीजिए 80 हर्ट्स पे या 90 हर्ट्स के ऊपर, अगेन सब्जेक्ट टू टेस्टिंग है। और बुक शेल्फ है, उसे भी आप जो है आप 80 या 90 या 100 हर्ट्स पे कर दीजिए, अगेन सब्जेक्ट टू टेस्टिंग है। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर आप ओल्ड रिसीवर यूज़ कर रहे हो, डेनॉन की 800 से पहले वाली सीरीज़ यूज़ कर रहे हो या मरांड्स की SR सीरीज़ यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बेस के अंदर में, बेस के अंदर में आपको जाना पड़ेगा LFE के अंदर में, और ये देखना पड़ेगा कि LFE जो है वो आपका LFE प्लस मेन नहीं होना चाहिए, वो LFE ही होना चाहिए। और नए वाले रिसीवर्स के अंदर आप जाएंगे एडवांस के अंदर, एडवांस के अंदर आप जाएंगे लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट्स के अंदर, वहाँ पे भी आपका LFE जो है वो LFE होना चाहिए, LFE प्लस मेन नहीं होना चाहिए। अब समझना है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो देखिए ऑडिसी जनरली क्या करता है, हमारे मेन स्पीकर्स को ना लार्ज पे सेट कर देता है, कभी कभार सेंटर को भी कर देता है, सराउंड को भी कर देता है। अब वो क्यों कर देता है वो बात की बात है, फिलहाल आपको क्या करना है, सारे स्पीकर्स को स्मॉल करना है। स्मॉल और लार्ज में या फुल रेंज में, मतलब नई सीरीज़ के अंदर फुल रेंज और पुरानी सीरीज़ के अंदर लार्ज, ये एक ही चीज़ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली फुल रेंज या लार्ज का होने का ना ये मतलब है कि आपके जो स्पीकर्स हैं वो फुल रेंज फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन दी पॉइंट टू बी टेकन आपके लिए वो ये है, जो इसके अंदर समझने वाली बात है कि अगर हमारे सिस्टम में एक सबवूफर उपस्थित है, वाओ मेरी हिंदी इतनी ख़राब नहीं है वैसे, आई नो अ लॉट ऑफ प्योर हिंदी वर्ड्स। तो एनीवेज, अगर हमारे सबवूफर अगर हमारे सेटअप में एक सबवूफर उपस्थित है तो यार हम नहीं चाहते कि सब लो फ्रीक्वेंसी के 20 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज, वी कॉल इट सब लो फ्रीक्वेंसी, ये सबवूफर वाली फ्रीक्वेंसी है। ये टेरिटरी जो है आपकी फ्रीक्वेंसी बैंड जो है, ये टेरिटरी ये सबवूफर अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्पीकर सब लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपना आउटपुट निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, जब सबवूफर है पिक्चर में,
वो फुली कैपेबल है सब लो फ्रीक्वेंसी को हैंडल करने के लिए। तो आप क्यों बेकार में अपने स्पीकर्स को स्ट्रेस करना चाहते हो? क्योंकि एक तो स्पीकर स्ट्रेस होंगे और ऊपर से एवीआर का दम अलग निकलेगा। बिकॉज जब एवीआर को लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्पीकर को पावर करना पड़ता है ना, तो उसकी जान निकलती है। तो जैसे ही आप अपने फ्रंट स्पीकर्स का, मेन स्पीकर्स का क्रॉसओवर ऊपर लेके जाएंगे। क्रॉसओवर का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि मान लीजिए आप क्रॉसओवर में गए और आपने फ्रंट स्पीकर्स को 90 हर्ट्ज के ऊपर सेट कर दिया, तो इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि आपके जो मेन स्पीकर्स हैं, जो फ्रंट स्पीकर्स हैं, वो 90 हर्ट्ज के नीचे की फ्रिक्वेंसी से उनका कोई लेना देना होएगा ही नहीं। फिर तो उस केस में क्या होगा कि एवीआर को उतनी लो फ्रीक्वेंसी पे स्पीकर को पावर ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सबवूफर को तो खाली वो सिग्नल भेज रहा है, सबवूफर का एम्पलीफायर उसके पास है, वहां से वो पावर ले रहा है। तो एवीआर भी हमारा स्ट्रेस फ्री हो गया, हमारे स्पीकर भी जो है वो उतनी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको आउटपुट नहीं देना पड़ रहा। तो एक तरीके से बड़ा ही एफर्टलेस जो है आपको सिस्टम साउंड करता है अपना फ्रंट स्टेज। जनरली आपने सुना होगा काफ़ी वीडियोस में यूट्यूब पे ये बताया जाता है कि जी स्पीकर का क्रॉसओवर जो है, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, उससे 20 हर्ट्ज ऊपर करके रख दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सिंपल सी बात है कि अगर आपके सिस्टम में सबवूफर प्रेजेंट है तो आप अप टू 120 हर्ट्ज तक का बैंड है ना, उसमें अगर तो फ्लोर सैंडलिंग है तो मैं कहता हूँ आप 90 हर्ट्ज तक, या मैं कहूँगा शायद अगर हाईली कैपेबल आपके फ्लोर सैंडिंग्स हैं तो आप 80 या उसके नीचे एक नॉच नीचे तक आप करिए, उससे ज़्यादा नीचे मत जाइए। क्योंकि अगेन वही बात है, बिना बात आपके एवीआर के ऊपर भी स्ट्रेस आएगा। आप अगर अपने सबवूफर और मेंस को लेके कॉन्फिडेंट हो तो लेट दी सबवूफर टेक केयर ऑफ द सब लो फ्रीक्वेंसी, और बाकी स्पीकर्स को आप अबव सब लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही आप वर्कआउट कराइए। आपकी मेहनत ये होनी चाहिए कि जो सबवूफर की इंटीग्रेशन है वो सीमलेस है, कि मतलब सबवूफर कब आपके स्पीकर के साथ एकदम मर्ज होके आपका इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि वो सबवूफर काम कर रहा है, स्पीकर काम कर रहा है। ये है ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। अदर वे अराउंड भी आ जाइए। कई बार क्या होता है, लोग सबवूफर का जो आपका लो पास फिल्टर है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे पुराने एवीआर में जाइए, बेस के अंदर में आपका एलपीएफ होता है, न्यू वाले एवीआर के अंदर आइए, वहाँ पे भी एडवांस में जाके आपका लो पास फिल्टर होता है एलपीएफ, उसको बढ़ा देते हैं लोग, 120 से ऊपर ले जाते हैं, 200-250 के। यार इतना सारा हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी काम करेगा, वो लगता है ना मोर देन मेरियर। यार इस तरीके से काम नहीं होता। तो सबवूफर को आप 120 हर्ट्ज के ऊपर मत लेके जाइए, क्योंकि जितने भी आपके बेस में एलिमेंट्स होते हैं ना, तो आपको जो सबवूफर से लास्ट जो रंबलिंग वगैरह के जो सीन्स हैं मान लीजिए, वो आपके 120 हर्ट्ज के अंदर आ जाते हैं। तो उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी हम नहीं चाहते कि सबवूफर को हैंडल करनी पड़े। उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी आपकी कोई भी बुकशेल्फ या फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर इजीली दे कैन टेक केयर ऑफ इट, चाहे वो सेंटर भी हो चाहे वो सराउंड भी हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्रॉसओवर की जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको सारे स्पीकर्स को स्मॉल करना है। दूसरा, पुराने एवीआर के अंदर आपको पहले स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्पीकर्स को स्मॉल करना पड़ेगा, तब आप जो है क्रॉसओवर में आके उनके क्रॉसओवर सेट कर पाएंगे। और बेस में जाके आप उसको एलएफई को एलएफई पे सेट करना पड़ेगा, एलएफई प्लस मेन नहीं होना चाहिए। और एलपीएफ जो है सबवूफर का वो 120 हर्ट्ज होना चाहिए। और अगेन आप जो लेफ्ट एंड राइट का जो आप क्रॉसओवर सेट करेंगे, आप फ्लोर सैंडिंग के केस में आप 90, 100, 80 आप ट्राई करिए। बुक शेल्फ के अंदर भी आपका 100, 90 और 80 आप ट्राई करिए। आप सुन के जज करिए कि कहाँ पे आपको बेटर एक सबवूफर में इंटीग्रेशन फील हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पीकर लेवल्स को सेट करना। इसके लिए आपको चाहिए होगी या तो कोई एक एसपीएल मीटर हो, या फिर आप एसपीएल बेस्ड ऐप भी ले सकते हैं मैं कहूँगा। तो जो भी आप लेंगे आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं अपने एसपीएल मीटर में वो सी वेइंग पे होना चाहिए और स्लो होना चाहिए। सी वेइंग प्लस स्लो, सी वेइंग प्लस स्लो, सी वेइंग प्लस स्लो, ठीक है। ये सेटिंग्स आपको याद रखनी है कि आपका एसपीएल मीटर का मेजरमेंट है वो सी वेइंग पे सेट है और स्लो पे सेट है। आप जाइए सेटअप में, अगेन स्पीकर्स में, मैनुअल सेटअप में, टेस्ट टोन के अंदर में स्टार्ट टेस्ट टोन करिए। आप उसको उतना लाउड कर लीजिए जितना आप सुनना पसंद करते हैं, कि इससे ज़्यादा लाउड मैं प्ले नहीं करता। उतनी लाउडनेस पे आप आइए, उतनी लाउडनेस पे आके आप चेक करिए कि आपका एसपीएल मीटर क्या रीडिंग दे रहा है, ठीक है जी। उस एसपीएल मीटर की रीडिंग को नोट कर लीजिए। लेफ्ट स्पीकर की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने लेफ्ट स्पीकर की रीडिंग नोट कर ली कि वो आ रही है एक्स आ रही है मान लीजिए। अब आप बाकी सारे स्पीकर्स की रीडिंग को नोट करिए और मेक श्योर के सारे स्पीकर्स जो है ना आपके वो सेम आपके एक्स डीबी पे मेजर होने चाहिए। और अगेन
जो आप ये मेजरमेंट लें, आप अपने ईयर लेवल पे लें, और जो आपका एसपीएल मीटर है वो अपराइट होना चाहिए। जैसे कि आपका हमने ओडिसी की मेजरमेंट ली थी, सेम तरीके से यहाँ पर भी आपका जो एसपीएल मीटर है एकदम अपराइट होना चाहिए और ईयर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है जी। और आपने लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट को आपने रेफरेंस पॉइंट बनाना है। अब मान लीजिए लेफ्ट आपका मेजर कर रहा है 75 dB, तो सारे स्पीकर्स को आप 75 dB पे मेजर कर लो। अब ऑब्वियसली वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो एकदम ये भी नहीं है कि 75 ही चाहिए, प्लस माइनस चलेगा, 1-8 dB, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। और एटमॉस को आप 1 या 2 dB, मैं कहूँगा 2 dB आप कम मेजर करवाइए अपने एसपीएल मीटर में, ताकि क्या है ना कि एटमॉस जो है वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बताना चाहिए कि मैं भी हूँ मैं भी हूँ। वो थोड़ा सा आपका एम्बियंस आपका क्रिएट करना चाहिए वहाँ पे। अब सारे स्पीकर्स को आपने जब लेवल मैच कर लिया, अब बारी आती है सबवूफर की। अब सबवूफर जो है वो आपका होगा इस रेफरेंस पॉइंट से लाउडर एज पर योर टेस्ट। अब उसके अंदर भी दो चीज़ें हैं कि या तो आप स्पीकर सेटअप में जाके, टेस्ट टोन में जाके उसका ट्रिम लेवल से, जो टेस्ट टोन लेवल होता है उसको ट्रिम लेवल बोलते हैं, उससे आप इंक्रीज करेंगे, या फिर जो सबवूफर के पीछे गेन है उससे इंक्रीज करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया यार मैं, शिट। जब ऑडिसी कर रहे हो ना, तो उस केस में आप ध्यान रखना, जो आपका सबवूफर का एलपीएफ है, जो सबवूफर के पीछे जो क्रॉसओवर होता है ना, वो मैक्सिमम जरूर कर लेना आप प्लीज। और सेकेंडली, जब आप ऑडिसी करोगे ना, तो वो उसमें एक बार बन के आता है, जब वो सबवूफर को मेजर कर रहा होता है ना, तो सबवूफर का आपसे वॉल्यूम एडजस्ट करवाता है पीछे से। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपका जो गेज है ना, जो मूव कर रहा है, वो एकदम बॉर्डर पे होना चाहिए। जो ग्रीन मार्क होता है बीच में, उसके एकदम बॉर्डर पे होना चाहिए, मतलब उससे बाहर भी ना निकले और ऐसा भी नहीं हो कि उसके अंदर आ जाए, बिल्कुल टच करे, बस बेयरली टच करे, पर बाहर भी ना निकले। मतलब आइडिया है इसके सबवूफर को जितना लाउड हम मेजर कर पाएँ ऑडिसी की लिमिट्स के अंदर, उतना लाउड हम मेजर कर सकें। तो ये दो चीज़ें मेरे को बतानी थी, मैं बिल्कुल बताना भूल गया। अब जब आप सबवूफर का गेन आप मैच करोगे ना, तो ऑब्वियसली वो 75 dB जो आपने लेफ्ट का रेफरेंस लिया था, उस पर अगर आप कर दोगे तो आपको सबवूफर में मज़ा नहीं आएगा, बेस में मज़ा नहीं आएगा, बहुत ही वीक साउंड करेगा। तो क्या करना है, पहले तो आपने जब ऑडिसी करी होगी, ऑडिसी ने क्या करवाया होगा आपको, सबवूफर का गेन जो है ना आपका उसने लेस देन 50% करवा दिया होगा, मे बी 20-25% या 10% भी करवा दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह करना है, आपने अपने सबवूफर का जो गेन है पीछे से, जो वॉल्यूम है, उसको 50% करना है। और सेम टाइम पे जो आपके टेस्ट टोन लेवल्स हैं, आपके जो ट्रिम लेवल्स है सबवूफर के, वो 0 करना है। अब आप मेजर करिए। अगर तो इस सिनेरियो के अंदर में आपका सबवूफर एसपीएल मीटर के अंदर में लेफ्ट के रिस्पेक्टिव में 10 dB तक लाउडर है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा डिफरेंस है, यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन आ जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका ये टू मच जा रहा है, तो अगर टू मच जा रहा है तो आप जो है ना अपने इस ट्रिम लेवल को घटाइए, ना कि सबवूफर के वॉल्यूम को कम करिए। अब आप इसको घटा के, आप मान लीजिए 4-5 dB माइनस में आ गया, वेल एंड गुड। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से हेडरूम मिल गया और आप इसको ख़त्म कर दीजिए। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ से भी 50% कर दिया और यहाँ पे 0 dB है, लेकिन जो आपका डीबी लेवल आ रहा है एसपीएल मीटर में, वो लाउड इनफ नहीं आ रहा। तो इसको आप ना बेसिकली पहले आप अपने सबवूफर को लेवल को इंक्रीज़ करिए। अगर 3-4 dB 5 dB तक आपका आ जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करिए, थोड़ा सा और गेन और पुश करिए सबवूफर के साथ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अगेन हिट एंड ट्रायल वाली बात है, आपको गेन और यहाँ पे ट्रिम लेवल को धीरे धीरे बढ़ा के देखना है कि कहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड जो है ना वो बेस जो है साउंड कर रहा है। ऐसा ना हो कि आपने गेन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया या लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और सबवूफर आपका एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि हो सकता है कि आपका सबवूफर जो है उतने बड़े स्पेस को फिल ही नहीं कर पा रहा हो। अब मान लीजिए कि सब कुछ करने के बाद भी सबवूफर जो है वो नील बटा सन्नाटा है मामला, कोई बेस आ ही नहीं रही, तो फिर तो आपकी वो प्लेसमेंट इशू है। दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना वो उस सबवूफर को आपको बेस प्रोड्यूस नहीं करवा सकती आपकी उस सिटिंग के ऊपर। तो आपको फिर प्लेसमेंट से ही प्ले करना पड़ेगा और फिर से सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब अफसोस की बात यह है कि जितना कुछ मैंने आपको अभी तक इस वीडियो के अंदर बताया है ना, मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटर्स इसका शायद 50% भी नहीं करते होंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वाकई में सीरियस हैं, पैशनेट हैं अपने सेटअप को लेके, और इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि उसके अंदर है पोटेंशियल आपके सिस्टम के अंदर, और आपको लगता है कि जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें से कुछ ऐसा है जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सेटअप में, कर सकते हैं अपने सेटअप में, तो आप प्लीज़ करिए।
और 100% करिए, टाइम निकालिए इस चीज़ के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप उस चीज़ को ट्राई करें तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि आपका फीडबैक हम तक पहुँचे एंड हमें भी थोड़ा सा एक नॉलेज मिले मल्टीपल स्पेसिस में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपका स्पेस कुछ ऐसा हो जहाँ पर वो चीज़ भी पॉसिबल ना हो, तो मे बी वी कैन कम अप विद सम न्यू आइडियाज़ जो और लोगों के काम आ सके। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बताए हुए सारे जो मैंने टिप्स दिए हैं आप उनको फॉलो करें और उसका फीडबैक ज़रूर शेयर करें। इट्स अ humble request, we will be really grateful और I think the whole community will be very grateful to you अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो। हमारे इंडिया के अंदर में एक ये भी बड़ी गलत बात है कि जो इंटीग्रेटर्स हैं ना वो कस्टमर्स को डराते हैं सिस्टम से कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। अब जो भी मैंने सेटिंग्स आपको बताई हैं ना आज प्ले अराउंड करने के लिए, आप इसके अंदर अपने सिस्टम का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को ट्राई करोगे, टेस्ट करोगे एज पर योर टेस्ट। जस्ट लाइक फूड, साउंड इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आपको चीज़ें कहाँ कैसे क्लिक कर रही हैं यू नेवर नो। स्टैंडर्ड्स हैं बट अगेन जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं जैसे क्रॉस ओवर के साथ छेड़खानी करना, लेवल्स के साथ छेड़खानी करना लिमिट में। हाँ, लेवल वाली चीज़ जो मैं एक बार आपको बता दूं कि ऑब्वियसली वो भी मैंने आपको बताया दिया कि जितनी वॉल्यूम पे आप सुनते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना लोग ऑब्नॉक्शियसली लेवल्स को इतना इंक्रीज कर देते हैं और फिर हाई वॉल्यूम पर सिस्टम को प्ले कर देते हैं, तो दैट कैन बिकम डिटरमेंटल कि आपके स्पीकर के ड्राइवर्स को अफेक्ट कर सकता है। बट आप लॉजिकली चीज़ों को लेकर चलोगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चलोगे तो इशू कभी नहीं आएगा। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में इस वीडियो को इसी बात पे ख़त्म करूँगा कि आप अपने सिस्टम से डरे नहीं, आप उससे प्यार करें, उसे अपना दोस्त बनाएं, उसे समझने की कोशिश करें। स्पेशली जो मैंने चीज़ें बताई हैं जैसे क्रॉस ओवर हो गया, आपके स्पीकर के लेवल्स हो गए, आपके बेस की LPF हो गई, आपकी लो पास फिल्टर हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं यार। आप AVR बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इनसे होता क्या है। आप चेंज करके देखो, आप अपने फ्रेंड का क्रॉस ओवर 90 से 100 करो, 100 से 80 करो, 100 करो, मतलब जस्ट ट्राई। आपको कम से कम पता तो लग रहा है ना कि हो क्या रहा है। कितने लोगों को पता ही नहीं है, पूरा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं कि क्रॉस ओवर होता क्या है क्रॉस ओवर, बहुतों को नहीं पता। लेकिन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बात है कि आप इन्वॉल्व हो गए सिस्टम के अंदर, टाइम दोगे सिस्टम को, तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। एंड बहुत बड़ी बात नहीं है कि यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दैट, और आप वाकई में खुद से अपने सिस्टम को अपने हिसाब से आप ट्यून कर पाओगे। अल्टीमेटली अगर चाहिए पिन पॉइंट परफेक्शन कैलिब्रेशन की तो हमारे पास ही आना पड़ेगा, तो उसका कोई चारा नहीं है, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग अ न्यू सेटअप तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए www.audiovisualcart.com पर। वहाँ पर मल्टीपल ब्रांड्स हैं, मल्टीपल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग डील करते हैं जिसके अंदर। एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू वी हैव गॉट स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, दिल्ली, लुधियाना, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई। इसके अलावा प्रिंसिपल स्टोर्स हैं बैंगलोर एंड मुंबई में। बेसिकली द ब्रांड्स दैट वी डील इन दे हैव गॉट देयर ओन शोरूम, सो वहाँ पर भी आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So if you have anything related to home cinema or hi-fi, please get in touch with us. We will be grateful to assist you. Bye-bye.